सुनील, आपका कौन सा ग्रुप है? सर मेरा है उकाशा, मैं वसीम सज्जाद और नोमान। अच्छा, वसीम सज्जाद साहब ने तो मेरे ख्याल से पहला असाइनमेंट भी नहीं किया है, और नोमान साहब ने भी पहला असाइनमेंट नहीं किया है। सर ये वसीम दोनों तो सज्जाद ने एब्सेंट तो थे। पहली आपको भेजी थी, लेकिन वो दी नहीं है, प्रेजेंट नहीं की। नहीं, प्रेजेंटेशन आई है पर टाइम के ऊपर मौजूद नहीं करने के लिए डेडलाइन गुजर गई तो नहीं हुआ ना। उन दोनों की तो एब्सेंट है, नोमान की भी वसीम सज्जाद की भी, दोनों की एब्सेंट लगी हुई है। और तीसरा नाम सर आपने लिया। उनको मैं ग्रुप में नहीं नहीं, आप ग्रुप में लें, बड़ी अच्छी बात है ग्रुप में आपकी वो है तो। लेकिन आप कब करेंगे प्रेजेंटेशन? सर फ्राइडे को। फ्राइडे को? ठीक है, फ्राइडे जी को सर। 3 से लेके 5 बजे तक है, जितने भी लोग कर लें। फिलहाल तो अभी तो मुझे इनका इंतजार है ना, मंसूर अल्ताफ साहब एंड कंपनी का। भाई जैन, ऐसा है कि इनके दोस्तों के आने में देर लग रही है, आप ही शुरू कर दें। इस तरह वक्त बर्बाद करने का फायदा क्या है? यस सर, चलें सर, मैं अपने ग्रुप को बुला रहा हूँ सर। क्या आपका ग्रुप कहीं बाहर है क्या, कहीं ऑनलाइन नहीं है क्या? नहीं सर, बाहर नहीं है सर, वो असल में सर रिवीजन कर रहे थे ना प्रेजेंटेशन की, इसलिए ओके। सर। बल्कि आई विल अप्रिशिएट, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो अपनी ठीक है। ऑन कर लें बारी बारी, सब नहीं। लगाऊं आपकी प्रेजेंटेशन में? सर हमारी सर, जी जी। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मेरे चलें। मेंबर्स आ जाए ना सर। जैन आपके मेंबर आ रहे हैं तो, नहीं तो हम स्टार्ट कर लें। हाँ आप लोग कर लो अगर करना है, आप बिल्कुल। आगे हैं, आपके आगे हैं जनाब मंसूर साहब। मंसूर अरबाज नहीं आएगा, अरबाज। अरबाज उसकी लाइट गई हुई है सुबह से, वो नहीं आएंगे क्लास में। सर अगर आप बोले तो कर दें, नहीं तो नहीं वो कर बोल दें, रहे आप हैं कर कि दें। मैं अगर बात साहब नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, अगर उनकी लाइट गई हुई है। उनको पहले से अरेंजमेंट करके रहना चाहिए, तो पता था कि आज उनकी है, तो कहीं ऐसी जगह पे बैठते हो। एनीवे, आप शुरू करें, मैं आपकी लगा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। आपकी यही है ना, सोलर? जी सोलर फोटोवोल्टिक डिजाइन। जी जनाब, एक मिनट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले मुझे बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहीं नहीं नहीं, डिजाइनिंग एक एंड मिनट एक मिनट, पहले ये बता दें कौन बोल रहा है। 4 आदमी है ना आप? हु इज स्टार्टिंग इट? पहले उसामा अहमद से। अपना तारुफ उसामा। करा देना कि मैं उसामा अहमद हूँ, मेरा नंबर ये है 1348, क्योंकि मुझे आपकी नंबरिंग करनी है ना उस हिसाब से। ठीक, ठीक ठीक है। आप पहले शुरू कर रहे हैं उसामा अहमद साहब। जी सर। ओके, ठीक है बिस्मिल्लाह। सर। बिस्मिल्लाह, ठीक है, शुरू ठीक करें। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा अहमद 1348 2017 मैकेनिकल स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है वो है डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ फोटोवोल्टिक थर्मल। हम लोग फोटोवोल्टिक जो हमारे पास मॉड्यूल होता है, तो उसके अंदर हमने थोड़ी सी एडिशन ये करी है कि हमने उसके अंदर थर्मल एडिशन करी है, ताकि उसकी हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। फोटोवोल्टिक के अंदर क्या होता था, जो सोलर रेडियंस पड़ती थी उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता था और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो हमने जो थर्मली एडिशन करी है, इस वजह से करी है ताकि उसकी हीट को मेंटेन रखा जा सके और वोल्टेज को मैक्सिमम रखा जा सके, ताकि हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। तो हम उसके लिए ट्यूबिंग को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, इंट्रोडक्शन। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड सर। मैं आ गया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ। फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम इन सेमीकंडक्टर। हेलो जी, आ रही है आवाज आपकी? मैं हेलो नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ। जी सर, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा ये फ्लो है जिसके हिसाब से हम पूरा प्रेजेंट स्टार्ट कंटिन्यू कर रखूँ सर? जी बिल्कुल कंटिन्यू। लेकिन ये खैर एक मिनट, जरा एक मिनट मुझे जी, तो चेक करने सबसे दें। पहले नहीं, एक मिनट उसामा, मैं ये चेक इंट्रोडक्शन कर। होगा, उसके बाद प्रॉब्लम। जी, सेमी नहीं नहीं नहीं, एक के नहीं अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो एनालाइज करेंगे। सोलर पीवीडी सिस्टम। उसामा, मैं ये कह रहा हूँ, आपके चूंकि 4 की जगह 3 पार्टिसिपेंट हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपने लिस्ट लगाई है, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम इन सेमीकंडक्टर, सोलर पीवी एनटी सिस्टम, ये इसमें से कौन क्या करेगा प्रेजेंटेशन, ताकि मैं और आप
बाकी जो आपके पीयर्स बैठे हुए देख रहे हैं उनको क्लियर हो सके। दिस इज अ सर ग्रुप मैं प्रेजेंटेशन। डिसाइड करके मैं बताता जी हूँ। बता दीजिए, आप जरा क्लियर सर कर दीजिए ना। मैं मंसूर बात कर रहा हूँ सर। जी मंसूर। इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम इन सेमीकंडक्टर जो है वो उसामा ओके परफॉर्म करेंगे, मतलब कि बताएंगे। जो ओके सोलर उसके और बाद पीवीटी सिस्टम है उसके बाद क्लासिफिकेशन की जो एक्सप्लेनेशन है और बाज का काम था वो आया नहीं है आज सर। ओके और परफॉर्मेंस थी वो इत्तेसाम आलम जो कि आए हुए हैं। उसके बाद सर लिटरेचर रिव्यू और एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूजन्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये बताइए कि जो पोर्शन अरबाज साहब का है वो कौन कवर करेगा? सर सर मैं वो ही हम कवर दोनों कर डिस्ट्रीब्यूट लूंगा। कर लेंगे सर, यही हो सकता है अभी। क्योंकि आप उनके बगैर तो आपकी प्रेजेंटेशन अधूरी रह जाएगी ना बीच में अगर। चले मंसूर कर लेगा, मसला नहीं है। अच्छा ओके, चलें बिस्मिल्लाह ठीक है, करें हम। जी ठीक है सर, ओके कंटिन्यू। तो ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होगा। सोलर पीवीटी सिस्टम के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है हमारे पास, परफॉर्मेंस उसकी किस तरीके से हम नोट करते हैं और किस तरीके से रिलेट करते हैं, लिटरेचर व्यू जो हमने अभी तक उस पर तहकीक करी है, जो हमने उसके जैसे जो सिस्टम्स हमने एनालाइज करे उनके बारे में पढ़ा है, वो कंक्लूजन और रेफरेंसेस। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, इंट्रोडक्शन की। जी, तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी जो होती है हमारे पास, हर चीज जो होती है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। मतलब एनर्जी जो होती है हमारी बेसिक नीड होती है हर चीज को स्टार्टअप लेने की। दूसरी चीज जो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट रखती है वो ये मायने रखती है कि जो हमारी सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो आगे तक हमें अवेलेबल फ्यूचर में होगी या नहीं, और अगर फ्यूचर में अवेलेबल होगी तो किस एक्सटेंट तक होगी और किस क्वांटिटी के अंदर होगी, या हमें उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी की बात करें तो दो टाइप्स की हमारे पास आती हैं। एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो कभी एंडलेस होती है, आप ये समझ लें, नेचुरली होती है, और वो कुदरती होती है, कभी खत्म नहीं होती। रिसोर्सेज नेवर एंड्स, स्टोरेज कैपेबिलिटीज होती है उसके आपके पास उसकी। और सबसे बड़ी चीज, नो हेल्थ कॉजेज, उसके कोई हेल्थ कॉज नहीं होते, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं होते। ठीक है, दूसरी आती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं, आपको के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, उसको माइनिंग करनी पड़ती है एक्सेट्रा। मतलब उसको अवेल करने के लिए उन रिसोर्सेज को आपको कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है और टाइम लगाना पड़ता है। और दूसरी जो इनका ड्रॉबैक होता है वो फॉसिल फ्यूल्स एमिट गैसेस। तो ये गैसेस भी डेंजरस गैसेस एमिट करती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डिफेक्ट बहुत ज़्यादा फर्क आता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ह्यूमन के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें आती है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसके अंदर हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी, जो 3 चीज़ों में डिवाइड है। फॉसिल फ्यूल्स, अपना फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है और कोल है। ये नीचे आ गया थोड़ा, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में गैस है, कोल है और पेट्रोलियम है। अच्छा, तो पेट्रोलियम तो बेसिक चीज़ है हमारी, जो कि हम लोग रोज़मर्रा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के अंदर आता है। गैस है और कोल वगैरह जो हमारा ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। रिन्यूएबल के अंदर अगर हम आए तो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है हमारी। एक मिनट मैं आपको रुकूंगा उसामा साहब। आपने कहा कि 3 तरह की नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। आपने कहा केमिकल एनर्जी, फिर आपने कहा फॉसिल फ्यूल। केमिकल एनर्जी में आपने 3 बताए, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम और बायोमास। यही आपने 3 बताए ना? जब एक्सप्लेन जी आप कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल आता है, गैस आती है, नहीं सर, पेट्रोलियम आता है। असल में थोड़ा सा एरोज आगे पीछे हुए हैं। नॉन रिन्यूएबल में केमिकल आती है, केमिकल के अंदर फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स की 3 टाइप्स हैं, गैस, कोल और पेट्रोलियम। अच्छा, और ये सर ये बायोमास जो एरोज लिखा है असल में आपने, आगे पीछे होगा। आपने बायोमास जो ये लिखा है बायोमास है, ये क्या होता है? बायोमास एनर्जी। सर ये केमिकल एनर्जी और दूसरी एनर्जी हमारे पास बायोमास है, ये तो मैं पूछ जो रहा हूँ हमारे बायो पास एक्सट्रैक्ट होती है, जो किस चीज से होती है बायोमास? जी हाँ, आपने बायोमास सर जो बायो हमारे पास जो मतलब प्लांट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, जो वेस्टेज होता है, जो जैसे गार्बेज वगैरह होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उन्हें एक जगह पे डंप करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास एनर्जी। ठीक है, चले। तो उसके बाद जो हमारी टाइप आती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो उसमें हमारे पास होती है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और एक होती है वेव एनर्जी, वो इसमें शो नहीं हो रही। ये भी मेरा कसूर है कि हमें नजर नहीं तो आ रही विंड है एनर्जी है हैं? ये किसका कसूर है भाई? प्रेजेंटेशन तो आपने बनाई सर, है, मैंने बनाई है।
सर वो यार सर मैंने तो मोबाइल सर के वो अंदर हो रहा हो स्लाइड पीसी शेयर मेरे भाई करने मैंने से मेरी बात थोड़ा सा सुनिए, फॉर्म एक मिनट जनाब, उसामा साहब और दूसरे क्या नाम है आपका, पहली 25 क्लासों में क्या बात कही है आपको, एक ही चीज समझाने की कोशिश की है कि अपने ऑडियंस को जाहिल समझो, उसको आपने पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक लेके चलना है। एक चीज जो स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रही, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे अपने पीयर्स पे नहीं डाल सकते, ये जिम्मेदारी आपकी थी। जी सर हमारे पास स्लाइड शेयर पे जब शो कर रहे थे तो उस वक्त हो रही थी, अभी मे बी फाउंट साइज की वजह से वो चेंज हो गया है। चले आगे चलूं, यहीं पे रुकेंगे अब? नहीं सर आगे करें सर। आपने अभी रिन्यूएबल में कितनी टाइप्स बताई हैं हमें, एक आपने बताई है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और सर वेव एनर्जी है। अच्छा थर्मल एनर्जी का नाम सुना है आपने? जी सर। नहीं थर्मल एनर्जी वो कोल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक और थर्मल नहीं एनर्जी सर थर्मल एनर्जी वो सोलर एनर्जी से ही आती है सर, उसमें ठीक? आपको बताऊंगा आगे जाके। अच्छा चलिए ठीक है। तो हमारे पास सोलर एनर्जी जो होती है, अगर हम उसकी बात करें रिन्यूएबल के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, नॉट ओनली फॉर एनवायरनमेंट बट फॉर प्राइवेट इकोनॉमी एज वेल। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास सोलर एनर्जी में कॉन्स्टेंटली रॉ माइनिंग की ज़रूरत नहीं होती। हमारे फॉरेस्ट और इकोसिस्टम इनको मुस्तकिल इनसे इनको डिस्ट्रक्ट करने की, इनको तोड़ फोड़ करने की और इन पे कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ जो है एनर्जी प्रोडक्शन कोइंसाइड्स विद टाइम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, यानी कि हमारे पास सोलर एनर्जी जो मैक्सिमम मिलती है वो पीक आवर्स होते हैं डे टाइम के 8 to 5, और उसी टाइम जो है हमारे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी होती है जो ऑफिस यूज़ के लिए। तो हमारे ये दोनों टाइम एक जगह पे मीट करते हैं, यानी कि उसी टाइम पे प्रोडक्शन भी होती है और उसी टाइम पे डिमांड भी होती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेस एनर्जी लॉस ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर आप देखा जाए जैसे केईए और वापडा है जो कि है पाकिस्तान में दो बड़े इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनमें बहुत दूर से सप्लाई लाइंस आती हैं, जगह जगह उनमें को बूस्ट करना पड़ता है एनर्जी को, और जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो इस पे अगर आप घर वगैरह में ये छोटे प्लांट लगाते हैं तो इसके अंदर आपकी एनर्जी लॉस्ट नहीं होती। रॉ मटेरियल फॉर पैनल्स आर वेरी चीप, बहुत सस्ता आपके पास रॉ मटेरियल मिल जाता है आपको इन चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ जो है कॉन्ट्ररी, सोलर हैव वाइड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं सोलर की। सोलर के अंदर आता है आपके पास सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सोलर हीटिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल और मतलब इन डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हीटिंग को। सोलर वेंटिलेशन हाउसेज वगैरह में फैक्ट्रीज के अंदर होता है, और ये सोलर ग्रीन हाउसेज होता है। ठीक है सर आगे। प्रॉब्लम्स इन सेमीकंडक्टर्स, द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल मॉड्यूल। अच्छा तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है सोलर पैनल की, ये डिपेंड करती है आपके उसके ऊपर, स्पेक्ट्रम आपके ऊपर क्या पड़ रहा है और टेम्परेचर कितना ज़्यादा रेज हो रहा है। 12 to 16% तक ये कम हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ पीवी मॉड्यूल इज इंक्रीज बाय एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। अब ये आपका रेडियंस जो आपकी पड़ रही होती है सोलर प्लेट के ऊपर, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे रेडियंस बढ़ती है साथ ही साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। आगे एक चार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। और ये दो चीज़ों की एफिशिएंसी इन्होंने कंपेयर करी हुई है, CSI कार्बन सिलिकॉन और PCSI, इनकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है 0.45% पर डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 0.1 डिग्री के बढ़ने के ऊपर 0.45% तक इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आप जरा पीसी सिलिकॉन को भी एक्सप्लेन कर देना, जिस तरह आपने कार्बन सिलिकॉन बताया, उसके बाद आपने दूसरा वर्ड लिखा है PCSI, ये क्या होता है? जी सर। क्या होता सर है? ये फास्फोरस और कार्बन का होता है, फास्फोरस कार्बन और सिलिकॉन। और सर ये नीचे- असल में डोपिंग करवाई जाती है सर सिलिकॉन के साथ। ठीक है ना, तो ये आप एक्सप्लेन करें ना इसको, जब आप कार्बन सिलिकॉन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पीसी भी एक्सप्लेन करें ना, पीसी सिलिकॉन। और नीचे आपने चौथे बुलेट जो आपने लिखी है उसमें आपने लिखा है ए सिलिकॉन, जी। ये क्या होता है? और ये हमारे पास होती है ए सिलिकॉन होती है। ए मेरे ख्याल से कोई केमिकल वगैरह होता है जो कि हम लोग इसके साथ डोप करवाते थे सिलिकॉन के साथ, इसकी वजह से भी हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। ये हमारी जो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है इसके साथ ASI के साथ वो होती है 0.25% पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज होने पे 0.25% कम हो जाती है एफिशिएंसी। ओके
तो फिर चलें, सवाल बाद में पूछूंगा आपसे। अच्छा, प्रॉब्लम्स इन सेमीकंडक्टर्स। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? सबसे पहले तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द बैंड गैप। ये तो हमारा बेनिफिट होता है हमारा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी हिसाब से हमारी बैंड गैप एनर्जी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में ज़्यादा आसानी होती है और अपने होल्स जो पीछे लीव करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी जगह पे दिस इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी इज नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक द बॉन्ड। ये तो है, लेकिन जैसे जैसे आपका, आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है करंट आपका बहुत स्लाइटली इंक्रीज होता है, लेकिन साथ ही साथ वोल्टेज में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है जो कि नेगेटिव होता है। आप ये देख सकते हैं, एक ब्लू कर्व है और एक रेड कर्व है। ब्लू कर्व जो है आपका कम टेम्परेचर के लिए है, कम टेम्परेचर पे आपका करंट आई शॉर्ट सर्किट कम है और वोल्टेज ज्यादा है। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, करंट में बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ है जबकि वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप कंबाइंड इफेक्ट पावर के ऊपर देखा जाए तो वो नेगेटिव आएगा। और ये दूसरा वाला चार्ट आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बैंड गैप रिड्यूस हो रहा है आपका। ठीक है सर, आगे। ठीक है, यहाँ से आपको ये अरबाज की थी तो ये मंसूर ने कहा था। मंसूर आप शुरू हो जाओ यहाँ से। जी सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर अल्ताफ, एक प्रेजेंट पीवीटी सिस्टम, पीवीटी सोलर सिस्टम हमारे पास फोटोवोल्टिक थर्मल सिस्टम है। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? हमारा इस सोलर थर्मल मतलब कि थर्मल सिस्टम यूज़ करने का मकसद हमारा ये होता है कि टेम्परेचर कम करके एफिशिएंसी को बढ़ाना, करंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना, और साइड प्रोडक्ट हमारे पास थर्मल एनर्जी आती है। वो वाटर की सूरत में भी हो सकती है, एयर की सूरत में भी हो सकती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है हीट एक्सट्रैक्ट करना। जैसा कि मैंने बताया, सोलर पैनल से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास उसकी सोलर सेल्स की टेम्परेचर डाउन होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि जैसा कि उसामा ने पहले बताया कि पर सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन का कम हो रहा होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो उस हिसाब से जैसे हमारे पास टेम्परेचर डाउन होगा, आइडियल सर्कमस्टेंसेस से कम होगा या आइडियल सर्कमस्टेंसेस के बराबर हो जाएगा तो वो काम करना सही स्टार्ट कर देगा। जैसा डिवाइस कपल्ड विद फोटोवोल्टिक थर्मल, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है स्लाइड में, मैंने बताया हुआ है। और इससे हमारे पास प्रॉपर सर्कुलेशन फ्लूइड की जो होगी या एयर की होगी तो उससे हमारे पास हीट एक्सट्रैक्ट होगी। और इसमें हम लेफ्ट साइड पे पिक्चर देख रहे हैं तो हमारे पास वाटर एक चैनल में से फ्लो कर रहा है, तो वाटर जैसे वी इन होगा हमारे पास, तो उस वक्त टेम्परेचर कम होगा और वी आउट पे टेम्परेचर डाउन होगा, जो कि टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करेगा पैनल में से। सही है सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक थर्मल सिस्टम की है, एयर टाइप फोटोवोल्टिक थर्मल सिस्टम एंड वाटर टाइप फोटोवोल्टिक थर्मल सिस्टम। तो एयर टाइप फोटोवोल्टिक सिस्टम में हमारे पास नेचुरल फोर्स होती है। नेचुरल या फोर्स, नेचुरल में मतलब कि जो नेचुरली एयर फ्लो होता है एटमॉस्फेयर का, या फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम, जैसा कि हम एयर अपना फैन वगैरह यूज करते हैं, या अपना पास सिंगल पास डबल पास यूज करते हैं पाइप के जरिए, तो उसमें से उसके जरिए भी हो सकता है। ये मेथड लो कॉस्ट है ना, नेचुरल मेथड फोर्स सर्कुलेशन मेथड से ज़्यादा लो कॉस्ट है। और अपना एयर टाइप की ही बात कर रहा हूँ, लेस इफेक्टिव इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 26 सेल्सियस। एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जो आइडियल टेम्परेचर हर पैनल का होता है। अमूमन जो हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होता है उसका एम्बिएंट टेम्परेचर 56 सेल्सियस होता है। तो अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो उसकी एफिशिएंसी मतलब कि ज़्यादा होगी, कम काम वो पूरे ही अपने सेल्स जो होंगे वो प्रॉपर काम करेंगे।
ओवरऑल एफिशिएंसी लोअर वाटर टाइप, मतलब कि ओवरऑल एफिशिएंसी वाटर के फोटोवोल्टिक थर्मल से कम होती है एयर फोटोवोल्टिक टाइप वाले की। तो अपना हम अब बात करेंगे वाटर टाइप फोटोवोल्टिक सिस्टम की। जनरली ये फोर्स्ड सिस्टम होता है। अमूमन हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो नेचुरली वाटर होता है ग्रेविटी की वजह से, हम उस पे वाटर को अपना पैनल में से गुजारें। तो वो अभी तक हमने मतलब कि सर्च नहीं किया, मे बी हम इस पे वर्क करें। लेकिन इन्होंने फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स कन्वेंशन यूज हो रही है, ये मोर इफेक्टिव है एयर से, और इसकी एफिशिएंसी मतलब ये जल्दी ही टेम्परेचर डाउन करता है अपना पैनल का। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड सर, कंपेयर है इसमें ग्लेज्ड टाइप और एंड अनग्लेज्ड टाइप। तो ग्लेज टाइप मतलब कि हमारे पास ग्लेज टाइप यूज होती है थर्मल एनर्जी के लिए, हमारे पास वाटर को गर्म करने के लिए। ग्लेज टाइप में अमूमन पाइप के अंदर शाइनिंग होती है जो कि लाइट को ज़्यादा इफेक्ट रिफ्लेक्ट करती है इनसाइड ऑफ द ट्यूब, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो होल सिस्टम मतलब कि इंसुलेटेड ग्लास के अंदर होता है, तो जिससे मतलब ग्लेज टाइप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लेज टाइप सिस्टम के अंदर पाइप होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, मतलब कि उसका ग्लेज्ड होते हैं, ग्लेज्ड शाइनिंग को ही बोलते हैं। तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास जैसी वाटर की टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा तो वो उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा पैनल को, जिसकी वजह से पैनल की सेल्स गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और एफिशिएंसी थोड़ी सी मतलब कि 6% अबाउट कम हो जाती है मतलब कि दूसरे पीवी से। और अनग्लेज्ड में ये होता है कि इसमें टेम्परेचर वाटर के अंदर वाटर को नॉर्मली गर्म हो रहा होता है, तो वो हीट कंडक्ट कर रहा होता है पैनल में से, जिससे इसकी एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है और हाई एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिकल की। मतलब कि हमारे पास साइड प्रोडक्ट इसमें थर्मल एफिशिएंसी होता है, और ग्लेज्ड में हमारे पास साइड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मतलब कि हमें ग्लेज्ड टाइप ऑफ पैनल्स जो होते हैं वो ऐसी जगह ऐसे वेदर में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे हमें थर्मल एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कि गर्म पानी या गर्म एयर चाहिए होती है। तो और जो हमारे पास अनग्लेज्ड टाइप के होते हैं वो हमारे हम मतलब कि हॉट वेदर में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे हमें सेल्स को नॉर्मली टेम्परेचर पे लाना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर सर, परफॉर्मेंस इब्तिसाम आलम डिस्कस करेंगे। सर इब्तिसाम यार, और परफॉर्मेंस जो है वो मेरा टॉपिक है यहाँ पर। तो परफॉर्मेंस में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है वो चार जो है वो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है जो इसकी एफिशिएंसी है। पहला जो है वो उसका करंट है, सेकंड जो है वो उसका वोल्टेज है, और तीसरा जो है वो उसका एरिया है, और जो चौथा है वो कलेक्टिंग से उसका सरफेस है, उसका इरेडियंस है। तो इसकी जो क्या कहते हैं मेनली जो डिपेंड करता है ना रेडिएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये करंट के, सेकंड जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है इसके वोल्टेज के, और वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम। पीवी जो है वो यहाँ पर है फोटोवोल्टाइक का। तो और जो एरिया है इसका, मतलब जो उसका सर्कुलर पूरा एक एरिया बना हुआ है, उसका क्या कहते हैं एरिया के इसकी जो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये इसकी जो एफिशिएंसी है, और क्या कहते हैं इसकी इरेडियंस है, उसकी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये जो इसका जो एफिशिएंसी है वो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं कि अगर हमारी एरिया जो है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि एरिया से होता है कि अगर हीट बहुत ज़्यादा इस पर लगता है तो इसमें चूँकि वो टेम्परेचर की वजह से वो गर्म हो जाता है, उसकी जो पैनल्स होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं, तो उसकी जो गर्म होने की वजह से होता है कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पीवी की में हमने पीवीटी इंट्रोड्यूस करवाया, तो पीवीटी में ये होता है कि हमारे पास थर्मल होता है। तो हम ये करते हैं कि पीवीटी की वजह से होता है क्योंकि उसमें एक फ्लूइड होता है, हम फ्लूइड जो है वो एज अ वाटर इस्तेमाल करते हैं,
तो उससे क्या होता है कि उसकी टेम्परेचर जो है हम मेंटेन करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी हम ले सकें इससे। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है थर्मल एफिशिएंसी। सर थर्मल एफिशिएंसी पे आप करें, नेक्स्ट स्लाइड करें। थर्मल एफिशिएंसी, तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो हमारा इसमें जो हमारी जो एफिशिएंसी वो डिपेंड करती है हमारे पास मास फ्लो रेट के। ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीपी होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो हमारे पास कलेक्टर होता है उसमें हमारे पास दो टेम्परेचर होते हैं, एक हमारे पास इनलेट का टेम्परेचर होता है जो, और एक होता है आउटलेट का। तो आउटलेट माइनस इनलेट हम इस वजह से रखते हैं ताकि हमारे पास एक डिफरेंस आ सके कि हमारे पास टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। ये इसके एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 3 कंपोनेंट्स, और एरिया और जो ये कलेक्टर एरिया और रेडियंस ऑफ अ कलेक्टर सरफेस जो है ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एज यूजुअल, जैसे ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में था। तो एक ये हमारे पास प्रोपोर्शनल ये इस तरीके से फंक्शन बनता है, और जो दूसरा हमारे पास है वो nth का, वो इस वजह से है कि n नॉट जो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी अगर वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है एट 0 पे, तो क्या हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये होता है कि जो अल्फा वन हमारे पास होता है, जो हम इसको लेते हैं इस हीट लॉस लेते हैं, हीट लॉस कोफिशिएंट हो जाता है हमारे पास अल्फा वन। तो इसके हमारे पास ये दूसरी एक हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें ये कि जो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो इसके डायरेक्ट जो है वो हम उससे टेम्परेचर जो हमारे पास जो मीन टेम्परेचर है जो माइनस करके होता है उससे हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एक इसकी एफिशिएंसी को इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये थर्मल एफिशिएंसी हम इस तरीके से लेते हैं, इलेक्ट्रिक हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी तो हमारे पास आ रही है, लेकिन हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी इस वजह से इंट्रोड्यूस हम करते हैं क्योंकि यकीनन हमारे पास एक अल्टरनेट फ्लूइड होता है। इसमें हम चूंकि पीवीटी एक तो इसमें हम ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि भाई अब हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यूटिलाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि जो उसमें फ्लूइड हमारे पास आ रहा है तो हम इसको कहीं ना कहीं यूजेबल वे में हम इसको इस्तेमाल करें। तो आपको पता है कि अगर घर में अगर इस्तेमाल करने के लिए तो गीज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। गीज़र चूँकि हमें गर्म पानी चाहिए होता है, तो हम इसका जो टेम्परेचर जो हमारे पास जो फ्लूइड जो निकल रहा है इसमें यकीनन टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि वो पैनल से होता हुआ आ रहा है, तो उसकी टेम्परेचर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमारे पास पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारे पास करंट जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें जो पैनल्स है उसमें इन होता है। तो और ये इसमें रेजिस्टेंस हम कम कर देते हैं, तो इसका साइड जो है वो हम थर्मल एफिशिएंसी ऐसा हम ये कह सकते हैं कि गीज़र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका जो गर्म जो उसका पानी है। सर इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे पास है सर नेक्स्ट स्लाइड ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है थर्मोग्राफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, ये थर्मोग्राफिक परफॉर्मेंस हमारे पास यहाँ पर 6 पिक्चर्स बनी हुई हैं, और ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम है। पहली पिक्चर जो है वो हमारे पास है, 2 अलग अलग हमने सेल लगाए हुए हैं। एक जो हमारे पास सेल है वो फोटोवोल्टाइक का है और एक फोटोवोल्टाइक थर्मल है। तो हमें डिफरेंस चेक करना है कि ये 2 अलग अलग जो सेल हैं उसकी टाइमिंग में, और जब टाइम इसमें चेंज कर रहे हैं हमारे पास आधे घंटे हमारे हर एवरी 30 सेकंड में हमने जो है वो टाइम हमें चेक करना है कि दोनों जो पैनल्स हैं इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या इनकी एफिशिएंसी है। तो हम सबसे पहले तो पहले वाले में देखते हैं 11:15 पे हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर था पीवीटी का फोटोवोल्टाइक का, तो हमारे पास वो था 31 सेंटीग्रेड, और जो हमारे पास एवरेज पीवी टेम्परेचर था मतलब फोटोवोल्टाइक का वो हमारे पास था 47.3 टेम्परेचर। इसकी सोलर इरेडियंस जो है वो 706 W डिवाइड बाई m स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर, और एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास जो था वो 19 डिग्री। अगर हम इसके आधे घंटे बाद हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं, और उसके साथ ही हमारे पास राइट हैंड पे 2 पिक्चर ऐसे हैं। वो आधे घंटे में हमारे पास फर्क क्या आ रहा है कि जो पहले वाले जो 11:15 पे जो पिक्चर्स हमारे पास है उसमें, और 11:45 में जो पिक्चर है उसमें अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो पीवीटी का टेम्परेचर डिफरेंस तकरीबन कितना आ रहा है 31, और इसमें आ रहा है 33। लेकिन अगर आप सेकंड में चेक करें तो जो एवरेज टेम्परेचर पीवी का है फोटोवोल्टाइक का वो उसमें 47 है और इसमें हो रहा है 51। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ फोटोवोल्टाइक सेल होगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा बनिस्बत फोटोवोल्टाइक थर्मल के, उसमें हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसने वो 31 से 33 हुआ है, उसमें 2 डिफरेंस आया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, जबकि यहाँ पर
47.3 से 51 हुआ, तकरीबन इसमें 3 फर्क आया, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा फर्क आया है। तो सोलर इरेडियंस जो है वो हमारे पास काफ़ी फर्क आया है, और जो अपना लास्ट में हमारा बचता है एम्बिएंट टेम्परेचर मीन जो है, ये बहुत कम इसमें डिफरेंस आया, 0.2 का आया। इसी तरीके से 1245 पे हमारे पास एक और फोटो है, उसमें हमारे पास भी डिफरेंस कम आ रहा है। ये सारी फोटोज जो हमने आधे घंटे के डिफरेंस से हमने लिए, इसमें हमारे पास बेसिकली मकसद ये है लेने का कि हम पता कर सकें कि हमारे लिए कौन सा सेल बेहतर है, फोटोवोल्टाइक बेहतर है या फोटोवोल्टाइक थर्मल बेहतर है। तो इससे हमें ये आखिर में सारी जो पिक्चर्स हैं, एक सेकंड वाली में टाइम टू टाइम सबका अगर बताऊं तो इसमें 33 थर्ड पिक्चर में जो है वो 38 हो रहा है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है फोटोवोल्टाइक टेम्परेचर का और थर्मल का। और इसमें जो है वो डिफरेंस फोटो पीवी जो टेम्परेचर है वो 56 आ रहा है। तो मतलब आप देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम आधे घंटे के फर्क से कि जो फोटोवोल्टाइक थर्मल जो है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा, जबकि इसके बनिस्बत दूसरे में, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हमारे पास फिर फ़ायदा नहीं होगा, हमारे पास मतलब कि ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो इसी वजह से जो बाकी सारे जो आपके पास हैं 1345 जो हमारे पास है टाइम, और 1515 और 1545, इसमें सब में यही है कि आप आखिर में भी अगर आप देखें तो लास्ट वाले में भी, बाकी सब में भी अगर इस तरीके से देखें 40.7 सेंटीग्रेड, और इसके बाद है 38, तो आखिर में जाकर हमारे पास क्या है कि एक हद तक हमारे पास गर्म हो रहा है जो हमारे पास सेल जो है थर्मल में, उसके बाद वो ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसको पीछे से मेंटेन कर रहे हैं किसी फ्लूइड के ज़रिए, मतलब किसी फ्लूइड का मतलब ये पानी के ज़रिए हम इसको मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारे पास एनर्जी भी ज़्यादा बने और हमारा लॉस कम हो। क्योंकि जब बंदा कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता है कि उसका लॉस कम हो। अब लॉस कम से कम करने के लिए इसी वजह से ये इस जो पूरी जो पिक्चर है थर्मोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इसमें हमें यही पता चल रहा है कि आखिर में जो इसका कंक्लूजन निकल रहा है वो यही बता रहा है कि हमारे पास 2 सेल हैं, एक फोटोवोल्टाइक के और एक फोटोवोल्टाइक थर्मल के। तो जो इन दोनों में ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे पास जो अच्छी है वो हमारे पास फोटोवोल्टाइक थर्मल की है। तो हम इसको ज़्यादा फोटोवोल्टाइक के बनस्बत हम फोटोवोल्टाइक थर्मल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और अपना हमारे पास एक फ्लूइड भी आ जाएगा जिससे हम गीज़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उधर इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस हमारे पास ये होगा कि एरिया भी हमारे पास बिल्कुल बराबर है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के होंगे, तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हम फोटोवोल्टाइक के दूसरे एक और सेल लगा दें। इससे अच्छा है कि हम सिर्फ एक फोटोवोल्टाइक थर्मल लगा लें ताकि हमारे पास एट अ टाइम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हमारे पास मिल रही है वो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे साथ साथ जो हमारे गीज़र की ज़रूरत है वो उधर से भी हमें मैनेज कर सकते हैं। तो साइड में जो एक तो ये इसका जो ग्राफ बनाया हुआ है इसमें यही बताया आखिर में कि भाई पीवीटी जो है वो ये आईआर सॉफ्टवेयर इमेज एनालिसिस जो यहाँ पर है, और यहाँ पर बता रहे हैं फोटोवोल्टाइक थर्मल सोलर पैनल मच कोल्डर अप टू 16.5 सेंटीग्रेड लॉजिकल इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें यही बता रहा है कि 16.5 सेंटीग्रेड कि ये लॉजिकल इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इस पूरे इमेज में सर यही है, और नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मंसूर की है। इसके बाद जो टॉपिक है वो लिटरेचर का है, वो लिटरेचर सर्वे जो है वो मंसूर का है, तो मंसूर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है देखें सर। जूम का टाइम रन आउट हो रहा है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, मैं इसको वीडियो को सेव करके I'll come back, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा मंसूर यहाँ पे। जी जी सर। जी टाइम खत्म हो रहा है जूम का। ठीक